You have actually graduated from class 11 to class 12 for studying the bigger things now. इस सेंटेंस से आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि ये बिगर थिंग से हमारा क्या मीनिंग है। बिल्कुल आपका सोचना एकदम ठीक है। हम बेसिकली अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं एंड नाउ वी विल स्टडी द बिगर थिंग्स। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर का पहला टॉपिक आपकी क्लास 12 का। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज हम जो स्टडी करेंगे आपकी क्लास 12 का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका टॉपिक 1.1 ये आज स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। 1.1 बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, 1.2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 1.3 कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। आज हमारा पहला टॉपिक है विच इज बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो इनकम वर्ड आ रहा है इसका मीनिंग किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी फैमिली या किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री की इनकम से नहीं है। यहाँ पर इनकम का मतलब है पूरे कंट्री का इनकम या पूरे रीजन का इनकम या पूरी सिटी का इनकम, जिसके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट होने से ही इनकम जनरेट होती है ना। किसी के पास अगर काम ही नहीं है वो पैसे कैसे कमाएगा। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। इस इमेज से आपको कुछ याद आ गया होगा। यदि आपने क्लास 11th में हमारे वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया था, तो सेम इमेज को यूज़ किया था। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगी। हाँ, पहले भी देखा था और अभी भी देख रहे हैं। तो सिंपल है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, और एक ही लेटर का डिफरेंस है आई और ए से। माइक्रो में आई लगता है और मैक्रो में ए लग रहा है। आई का मीन्स इंडिविजुअल और ए का मीन्स एग्रीगेट। मैं लिख देता हूँ आपके लिए फिर से एक बार ताकि आपको एकदम से ना रिवाइज भी हो जाए और याद भी रह जाए। इंडिविजुअल और यहाँ पर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग होता है टोटल। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रो में हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स और मैक्रो में पढ़ते हैं टोटल यानी कि एग्रीगेट यूनिट्स। वे फ्रॉम द वर्ड्स केम। हालांकि आपको एक बार हम पढ़ा चुके हैं क्लास 11th में, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये वर्ड्स माइक्रो और मैक्रो कहाँ से आए। माइक्रो वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। MIKROS, यहाँ पे के लगा हुआ है, सी की जगह है ना। तो माइक्रोस वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का है। ग्रीक लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है? ग्रीक लैंग्वेज साइप्रस में, ग्रीस में, इटली में और टर्की में भी बोली जाती है। तो वहाँ की लैंग्वेज में एक वर्ड था माइक्रोस, उससे माइक्रो बन गया। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल। ऐसे ही उसी लैंग्वेज का जो एक और वर्ड था मैक्रोस, मैक्रोस वर्ड से मैक्रो बना इंग्लिश में और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। तो इस तरह से हमारा माइक्रो और मैक्रो वर्ड का डेरिवेशन आपने अभी यहाँ पे देखा। शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं इसको। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। यहाँ पर जो ये वाला टर्म आया ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा? इकोनॉमी एज ए होल। तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हुए जब हम एग्रीगेट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये एग्रीगेट्स क्या होते हैं अभी आप धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। तो इकोनॉमी एज ए होल, अब वो इकोनॉमी एक कंट्री की हो सकती है, इकोनॉमी एक सिटी की हो सकती है, इकोनॉमी एक रीजन की हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की हो सकती है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में एक बार देख लेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड।
सिंपल सा मीनिंग है इसका, पूरे कंट्री में कितनी डिमांड है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। या पूरे, जब भी मैं कंट्री वर्ड बोलूँ तो आप अपने आप से लगा लीजिए, या तो कंट्री है, या फिर वो रीजन है, या फिर वो कोई सिटी है, या फिर कोई वो विलेज भी हो सकता है, जो भी केस हो। पर जनरली हम यहाँ पे कंट्री की बात करते हैं, तो मैं इसलिए कंट्री का वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आपको अपने एकेडमिक्स में भी कंट्री वर्ड का ही यूज़ करना है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरे कंट्री में कितनी डिमांड है उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में, एग्रीगेट डिमांड को एडीबी बोलते हैं, करेक्ट। और देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई, सेम वैसे ही पूरे कंट्री में कुल कितना सप्लाई है, सप्लाई मीन्स प्रोडक्शन कितना है, कुल कितना प्रोडक्शन है पूरे कंट्री का, तो उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में, आपको समझ गए होंगे, एएस बोलते हैं इसको। थर्ड, नेशनल इनकम, पूरी कंट्री का कितना इनकम है। नेशनल इनकम को हम लोग जीडीपी फिलहाल बोल सकते हैं। टेक्निकली नेशनल इनकम और जीडीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आए हैं, वो आगे का चैप्टर है। तो अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही बात है, तो ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस करते हैं। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री में कितना बेरोजगारी है, कितने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, कितने ऐसी लैंड है जिसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहे, कितनी ऐसी कैपिटल है जो इन्वेस्ट नहीं हो पा रही, कितना इतना एंटरप्रेन्योर स्किल है जो हम लोग एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, जिसको काम नहीं दे पा रहे, तो वो सब अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। इसको भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस करते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए, जनरल प्राइस लेवल, है ना, कितनी महंगाई बढ़ रही है, और एक नेगेटिव महंगाई भी होती है ना। इन्फ्लेशन वर्ड से आप क्या समझेंगे, महंगाई, और डिफ्लेशन से नेगेटिव महंगाई। नेगेटिव महंगाई भी होती है जहाँ पर प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं। पॉवर्टी लेवल, किसी कंट्री में कितनी गरीबी है ना। कुछ कंट्रीज़ में बहुत गरीब लोगों की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ही कम है, कुछ कंट्रीज़ में गरीब बिल्कुल ना के बराबर है। तो किस किस कंट्री में कितना कितना पॉवर्टी लेवल है, इसका भी हम डिस्कशन मैक्रो में ही अटेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 7, मॉनेटरी पॉलिसी। आपने देखा होगा, आपने शायद अभी लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया होगा, नहीं किया तो आपको थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। हमारा जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का वो आरबीआई है, तो वो टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते रहते हैं। और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 2000 रुपीज़ का करेंसी नोट बंद हो गया, है ना। तो ये जो पॉलिसी बार बार जो चेंजेस होते हैं, इनको हम लोग, जो आरबीआई की तरफ से होते हैं, उनको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बजटरी पॉलिसी। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरवरी के मंथ में बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, तो उस बजट में काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। उन डिसीजंस को या पॉलिसीज़ को भी हम लोग मैक्रो में ही डिस्कस करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, है ना, इसमें इसका क्या मीनिंग है, हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के टर्म्स में, पाउंड के टर्म्स में, जापानीज येन के टर्म्स में, या किसी भी कंट्री की और करेंसीज के टर्म्स में कितनी है, इस बात को हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही करते हैं। आगे देखते हैं क्या पढ़ने के लिए है हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी 1 नंबर का, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कोई पूछे आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन मान लीजिए, तो आप क्या बताएंगे, एडम स्मिथ। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी एडम स्मिथ ही कहलाते हैं। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं अब ना आपकी क्लास 12th में, इसके जो पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की कंसेप्ट पे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक ढंग से एक रिसर्च की और बुक वगैरह पब्लिश की, तो वो थे जॉन मेनार्ड केन्स, या JM केन्स, उनको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। तो आपके नाम याद होने चाहिए ताकि आप फटाफट से आंसर कर पाओ। आगे देखते हैं, वाई डू वी नीड टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। शॉर्ट में आपको बताया था, वैसे तो आपको मालूम ही है। देखिए हम क्यों पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डिस्कस नहीं कर पाती कि पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी, ये मैक्सिमम आपको ये बताती है कि एक कस्टमर, एक फैमिली, एक कंपनी या एक इंडस्ट्री, इन सब का कैसा कंजम्पशन और प्रोडक्शन का ट्रेंड है। वो पूरा कंट्री का या पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में नहीं बता पाती। यही कारण है कि हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड देखिए, ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डियरनेस यानी कि इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम एट्सेट्रा। ये सब बातें माइक्रो में डिस्कस ही नहीं की जाती, जबकि जानना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे कंट्री में कितने गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी कैसे दूर होगी, कितनी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएं,
कितनी महंगाई है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर गवर्नमेंट को लेने ज़रूरी हैं, या हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है यूएस के मुकाबले में, चाइना के मुकाबले में, या जापान या फ्रांस या इटली या जर्मनी, इनके कंपैरिजन में हमारी जीडीपी कम है कि ज़्यादा है, तो जानना बड़ा ज़रूरी है ना। तो इन बातों को माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस नहीं करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है, इसलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। Unless we study macroeconomics, we cannot understand the paradoxes between microeconomics and macroeconomics. ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम लोग एक बार थोड़ा डिटेल में भी अटेंड करेंगे। आप अभी के लिए जो ये वाला वर्ड है ना, जो एक टर्म है, बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो टर्म है पैराडॉक्सेस बिटवीन माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है। और क्वेश्चन या एग्जाम तो अपनी जगह है ही, आपको आपको पता भी होना चाहिए कि इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, आपस में आपस में अपोजिट व्यूज देना। मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ और बता रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ और बता रही है सेम पॉइंट के बारे में, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। और वो जो बातें बता रहे हैं दोनों, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसलिए हम उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। इसको हम पॉइंट को अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं जरा। माइक्रो और मैक्रो यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दो कलर कोड आए हमारे सामने। ऑरेंज वाली सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ब्लू वाली सारी चीज़ें अभी जो आएंगी वो सारी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। देखिए, आप अपने आप में कंज्यूम भी करते हैं, और शायद आप कुछ अगर फ्यूचर में बिजनेस करेंगे या कुछ करेंगे तो प्रोडक्शन भी करेंगे, तो अपने आप में जो आप एक इंडिविजुअल सिंगल यूनिट है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस किए जाएंगे एज ए सिंगल पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं। आपकी पूरी फैमिली जिसमें कई सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो पूरी फैमिली भी एक सिंगल यूनिट ही कहलाएगी, और हम उसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस करेंगे। और देखिए, कोई एक कंपनी है, चाहे छोटी या बड़ी, कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उसमें कितने भी हजारों लोग काम क्यों ना कर रहे हो, फिर भी चूंकि वो सिंगल यूनिट कंपनी ही है, उसको भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, सिंगल इंडस्ट्री या मार्केट, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी बिलोंग करती है। एग्जाम्पल सुन लीजिए छोटा सा, मैं वही पुराना वाला एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ ताकि आप एकदम से कनेक्ट कर पाएँ। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो एक कंपनी है, जो कारें बनाती है, वो एक कंपनी है, इंडिविजुअल कंपनी है, और वो किस इंडस्ट्री या मार्केट को बिलोंग करती है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ इंडिया या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको बिलोंग करती है। तो वो जो पूरी मार्केट हुई कार मार्केट, जिसका एक पार्ट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, तो वो पूरी इंडस्ट्री भी सिंगल यूनिट मानी जाएगी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा। देखिए, योर कंट्री, रीजन या सिटी, आपका देश या आपका कोई रीजन, जिसमें आप एरिया, जिसको आप कह सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वगैरह वगैरह, या सिटी जिस आप शहर में रहते हैं। इवन एक विलेज का जो इकोनॉमिक्स भी कहलाएगा वो मैक्रो कहलाएगा। आप कहोगे सर विलेज तो छोटा होता है, छोटा तो होता है, पर इकोनॉमिक्स में उसकी जो कुछ कैटेगराइजेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। इसके कारण भी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज क्लास लंबी हो जाएगी। आपको अगर जानना है कि सर ये बताइए विलेज क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डालिए, उसका आंसर हम वहाँ पे करेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना जान लें, कंट्री हो या रीजन और या कोई सिटी हो, वो सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। इवन एक विलेज भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी किया जाएगा। बोथ दीज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटरडिपेंडेंट। माइक्रो और मैक्रो आपस में ऐसा नहीं कि दो अपोजिट चीज़ें हैं, हम उनके डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं जी, हम उनका दोनों के वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप ध्यान से देखिए इस बात को, मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में, क्लास 11th के वीडियो में। यहाँ पर जो वर्ड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो ये लेटर है ये ई है, ई, दिस लेटर इज ई। ये जो लेटर है ये डिफ्रेंशिएट करता है कॉम्प्लीमेंट वर्ड से। आप जैसे कहते हैं ना थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तो वो COMPLI होता है, यहाँ पे COMPLE है। तो यहाँ पे आप मिस्टेक ना करें, वो वाला कॉम्प्लीमेंट अलग है, किसी की बड़ाई करना, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट अलग है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट करना। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और क्या है वो इंटरडिपेंडेंट है। दैट मीन्स
ये जो दोनों बातें हैं माइक्रो और मैक्रो, ये एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, एक दूसरे से चेंज भी होती हैं, है ना। क्या मीनिंग है इस बात का? भाई अगर छोटी छोटी यूनिट्स, फैमिली, कंपनी, इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेंगी तो पूरा जो कंट्री का इकोनॉमी है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी कि माइक्रो लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस से मैक्रो लेवल भी अच्छा परफॉर्म करता है, दिखाई देता है। और अपोजिट देखें, अगर कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट एक एक फैमिली पर भी आएगा एवरेज बेसिस पर, ठीक है ना। तो अगर मैक्रो अच्छा कर रहा है तो माइक्रो भी अच्छा करेगा। तो इस तरह से ये दोनों चीजें जो है माइक्रो और मैक्रो आपस में एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं और आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। आपस में अब इस वाले पॉइंट को हम लोग थोड़ा एक्सपैंड करके बता रहे हैं कि माइक्रो और मैक्रो आपस में कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, macroeconomics can be easily described as aggregation of all microeconomic units in an economy। ये तो आप समझ ही गए होंगे ना। देखिए जो हमने अभी देखा था, ये इस वाली इमेज पर छोटी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट, मतलब कई सारी तरह की छोटी यूनिट्स को मिला करके पूरा एक बड़ा यूनिट बनता है ना। तो बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स को मिला करके एक मैक्रो बनता है, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड एज एग्रीगेशन ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। उनका एग्रीगेशन है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज अफेक्ट ईच अदर। मैंने बताया था ना आपको अभी एग्जाम्पल देख करके, अगर इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं, तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर भी चीज़ें अच्छी हमको दिखाई देंगी। और अगर कंट्री का अच्छा परफॉर्म, पूरे कंट्री का अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, पूरे कंट्री में हमारे इनकम बढ़ रही है, लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, ऐसा हमको कंट्री के लेवल पे दिखाई दे रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम डीपली देखेंगे तो हम पाएंगे कि एवरेज लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर भी हमको लोगों की लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट नजर आएगी, वो वाली। करेक्ट। तो ये बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है। और देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। rise in individuals income y at microeconomics level causes increase in the national income, यानी कि GDP at macroeconomic level and vice versa too। ये vice versa क्या होता है? अपोजिट बताऊंगा अभी। यहाँ पे देखिए पहले, अगर इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उन इंडिविजुअल्स लेवल की इनकम को टोटल करेंगे, यानी कि उन सभी इंडिविजुअल्स की इनकम को एग्रीगेट करेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो हमारा जीडीपी हमको नजर आता है वो भी हमको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, अच्छा सॉरी, अब जरा वाइसा वर्सा को देख लेते हैं। इसका अपोजिट आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आया तो इंडिविजुअल्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स की जो इनकम थी वो ड्रॉप होने लगी कोविड-19 के टाइम पर। तो जब इंडिविजुअल्स की इनकम कम होती है तो पूरे कंट्री का जीडीपी भी कम हो जाता है। तो वही बात है, अगर बोथ वेज है ये, तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ता दिखाई देगा, एक चीज घट रहा है तो दूसरा भी घटता दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम कॉजेज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो हम ये उसी बात को घुमा के बोल रहे हैं कि अगर मैक्रो में अच्छा परफॉर्म हो रहा है तो माइक्रो में भी अच्छा परफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ये जो लिखा हुआ ना पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब हमने पूरे कंट्री की इनकम को कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आता है? पर कैपिटा इनकम। ये बात बाद में भी आएगी आने वाले चैप्टर्स में, फिलहाल के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ। जब हम पूरे कंट्री की इनकम को, मतलब एक कंट्री की कितनी इनकम होती होगी सोचो, है ना, तो पूरी कंट्री की इनकम को कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हर एक आदमी की एवरेज इनकम निकल आती है। उस हर एक इंडिविजुअल आदमी की एवरेज इनकम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम। तो अगर हमारा कंट्री का इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी। वाइस वर्सा का इसका अपोजिट कर दो,
अगर कंट्री का जीडीपी कम हो रहा है, कंट्री का नेशनल इनकम गिर रहा है, तो पर कैपिटा इनकम भी गिरती हुई नजर आएगी। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास। अब बड़ा कॉमन सा टॉपिक आ गया, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ये वाला, फिर भी इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट है डेफिनेशन। Microeconomics is that branch of economics which deals with the behavior of individual units। यहाँ पर हमारा केवल इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऐसा हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इधर इधर देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सेम बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स यहाँ पे स्टडी हम करते हैं। बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, इस तरह से। तो वहां पे सिंगल यूनिट की बात हो रही है माइक्रो में, और मैक्रो में पूरे इकोनॉमी का जो एग्रीगेट्स हैं, क्या एडीएस याद आया। एडी से क्या था, एग्रीगेट डिमांड, और ए से क्या था, एग्रीगेट सप्लाई। तो इनको हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकंड पॉइंट देखिए, एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, ये सब आपको एग्जांपल आप पता ही है। लेवल देखिए, माइक्रो का लेवल क्या है, एट स्मॉल लेवल, आपको बिल्कुल पता है। मैक्रो का लेवल क्या है, एट लार्ज लेवल, ये तो नाम से ही हमको मालूम चल रहा है। deals with the behavior of individual, family, firm और one particular industry। सेम बात रिपीट हो रही है। आप कहोगे सर आपने रिपीट क्यों किया सेम पॉइंट, हमने रिपीट नहीं किया, हमने देखो ध्यान से ऐसे ही आपको अपने आंसर को, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्यों बना दिया। एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तो 3 नंबर का आता है, ये 6 नंबर का क्यों पूछ लिया, मतलब इसको 6 नंबर के लिए क्यों लिख दिया। तो आप उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अभी आप आधा पेज लिखने वाले थे, अब आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा उसके लिए, लेट से, या 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे बढ़ाओगे उसको, तो आप क्या करोगे, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये डेफिनेशन है, और यहाँ पे हमने लिखा है डील्स विद। हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो मैच करता है थोड़ा सा, पर हम बातें तो अलग अलग कर रहे हैं ना, और उसका टाइटल भी अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप अगर देखोगे ध्यान से और तो आपको बड़ा मजा आएगा। माइक्रो तो हमने पढ़ लिया है, वैसे हमने 11th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस यहाँ पे एक पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी कमोडिटी का या सर्विस का प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं, कि उस कमोडिटी को किस प्राइस पर बेचें या फिर किस प्राइस पर खरीदें, इस बात को हम डिस्कस कर पाते हैं, ठीक है। या फिर हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग को डिटरमाइन करना हो, तो इसको भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर पाते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आप भूल गए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया माइक्रो को छोड़े, है ना। चलो जिनको याद नहीं आ रहा उनके लिए बता देता हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, केवल 4। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, करेक्ट। ऐसे ही हम लोग इसके अपोजिट देखें, मैक्रो में क्या डिटरमाइन करते हैं हम लोग, वही बातें जो मैक्रो इकोनॉमिक का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिनोनिम है। हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन पे देखें अगर हम, तो लिमिटेड डिग्री का ही एग्रीगेशन होता है। किन्हीं कंज्यूमर का देख लिया, कुछ फैमिलीज का देख लिया, कुछ इंडस्ट्री, कुछ कंपनी का ऐसे देख लिया, इस तरह से एक लिमिटेड लेवल तक का ही हम लोग इसमें टोटल करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों का जो एग्रीगेशन होता है बहुत लार्ज डिग्री पे होता है, पूरे कंट्री का होना है, या पूरे एक स्टेट का होना है, या पूरे एक सिटी का होना है, या पूरे नॉर्थ इंडिया ऐसे कुछ होना है। तो इस तरह से इसका जो एग्रीगेशन का लेवल है वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो हम करते हैं माइक्रो में जो डिस्कस करते हैं वो पार्शियल इक्विलिब्रियम करते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब हम केवल किसी एक कंज्यूमर का, किसी एक फैमिली का, किसी एक कंपनी का, किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहे होंगे। हम ओवरऑल नहीं बता पाते माइक्रो में कि पूरी कंट्री में क्या ट्रेंड है, पूरी कंट्री में क्या पोजीशन है। जबकि जो हम मैक्रो में डिस्कस करते हैं, सामने देखिए, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। देखिए इस तरह से जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरे
बड़े एरिया का, चाहे वो कंट्री हो, रीजन हो, सिटी हो, विलेज हो, उस बड़े एरिया का हम जनरल इक्विलिब्रियम कि सबका एक कॉमन ट्रेंड क्या है, आप समझिए इस बात को। माइक्रो में डिस्कस किया एक पर्टिकुलर बंदे का, पर्टिकुलर फैमिली का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी का, इस तरह से। और जबकि मैक्रो में क्या हम बोल रहे हैं, हम पूरे यूनिट का, मतलब जो बड़ी यूनिट है ना, कंट्री, सिटी, रीजन या वगैरह वगैरह, तो उसका जनरल इक्विलिब्रियम क्या है। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब उनका एट एन एवरेज सबका अगर मिला दिया जाए तो क्या ट्रेंड निकल के आता है, क्या डेटा निकल के आता है, उसकी हम बात करते हैं मैक्रो में। आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका हिंट लग गया होगा अच्छे से। और अजम्पशन, देखो ये तो बड़ा आसान था, अजम्पशन वाला पॉइंट क्या आपको याद भी रहेगा। देखो मैं करके बताता हूँ आपको। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो, मैक्रो। अब आपको यहाँ से खड़े होकर यहाँ को ऑब्जर्व करना है, और ये दोनों हिल रहे हैं ऐसे। आप ऑब्जर्व कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और आपको मैक्रो पर स्टैंड होकर माइक्रो को ऑब्जर्व करना है, अभी भी फिर से हिल रहे हैं। तो क्या आप कर पाओगे ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है? स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तभी पॉसिबल है ना, या तो ये स्टेबल हो या ये स्टेबल हो। अगर आपको यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना है तो या तो ये स्टेबल हो, आप हिल रहे हैं तो आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, या फिर आप स्टेबल हैं, ये हिल रहा है, तब आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या हो रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। माइक्रो पढ़ते हुए हम एज्यूम करते हैं कि मैक्रो हमारा स्टेबल है, और मैक्रो पढ़ते हुए एज्यूम करते हैं कि माइक्रो स्टेबल है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा। तो जब दोनों में से एक कांस्टेंट होता है तो दूसरे को ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है अजम्पशन में, कि ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। सिनोनिम, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आपको बताया था ना, इनकम और एम्प्लॉयमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। पूरे कंट्री की इनकम पे फर्क पड़ता है इस बात का कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो इनकम लेवल भी डाउन हो जाएगा। और कंट्री में सबको, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सबको नौकरियां मिल रही हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट वटेवर, तो उस केस में केवल, अच्छा आप एक बात और सुनिए यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट वर्ड से मतलब इकोनॉमिक्स में केवल नौकरी से नहीं है कि नौकरी को ही एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है आप समझिए। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इन चारों को काम मिले, लैंड बेकार ना पड़ी रहे, लैंड पर कुछ कुछ प्रोडक्टिव इकोनॉमी या प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती रहे। लेबर, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, उन सबको अपने अपने लेवल पे काम मिले, कोई खाली ना बैठे। कैपिटल, जितना पैसा है कंट्री में, वो पैसा इन्वेस्ट हो, कमा के दे वो पैसा, ऐसे आइडल ना पड़ा रहे बैंकों में या तिजोरियों में, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, जितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना काम करने का अच्छा लगता है, उनको अपना बिजनेस शुरू करना है, कुछ अपना छोटा या बड़ा कंपनी स्टार्ट करना है ना, कुछ नया दिमाग में आइडिया आया, उसका स्टार्टअप करना है, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और ऐसे लोगों को प्रॉपर हेल्प या सपोर्ट मिले। कोई भी ऐसा बंदा खाली ना बैठे कि उसको नौकरी करनी पड़ रही है, ऐसा ना हो। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चार चीजें हुई, चार रिसोर्सेज हुए हमारे, इन सबको काम मिले, इसको एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ना कि केवल नौकरी करने को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। मैंने शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों रिसोर्सेज को ठीक से काम मिले, कोई भी आइडल ना रहे, खराब ना रहे, बेकार ना पड़ा रहे, अनयूज्ड ना पड़ा रहे, इसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये हमने बात करी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस की। और अब आया वो वाला पॉइंट जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी ना, पैराडॉक्स क्या होता है। तो पैराडॉक्स का जो लिटरल मीनिंग है वो है कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स कि दो चीज़ें आपस में अपोजिट व्यूज बता रही हैं, है ना। जो दो दो चीज़ें आपस में जो बता रही हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, अलग अलग जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बताया गया वो मैक्रो वाला एग्री ना करें, और कई बार जो मैक्रो वाला बोल रहा है वो माइक्रो वाला एग्री ना करे। तो ऐसा हो सकता है, इसको हम पढ़ रहे हैं पैराडॉक्स नाम से, कि पैराडॉक्स बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए, व्हाट लुक्स गुड एंड लॉजिकल इन माइक्रो इकोनॉमिक्स
may prove to be bad and unwanted in macroeconomics and vice versa too. ऐसा हो सकता है कि जो करेक्ट लग रहा है, जो सही लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो मैक्रो में उसको खराब माना जाता हो, या अपोजिट देखिए वाइस वर्सा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है, एक्सेप्टेबल है, वो माइक्रो में नहीं अच्छा लग रहा हमको, या माइक्रो में लगता है कि ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों बातों में, इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अल्कोहल प्रोडक्शन में बी हाईली प्रॉफिटेबल as per microeconomic view, but from macroeconomic angle, government discourages the sales of alcohol by levying heavy taxes on it. क्या मीनिंग हुआ इस बात का? देखिए, जो मान लीजिए कोई बंदा है, उस वो शराब की फैक्ट्री लगाना चाहता है, और वो उसको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा प्रॉफिट का काम है, बड़ा इसमें पैसा कमाया जाता है। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अच्छा है ना, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, और उसमें उसको लग रहा है कि प्रॉफिट वो कमा भी लेगा, तो ये तो अच्छा है। प्रॉफिट के लिए ही तो हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स पढ़ते हैं ना, आपको याद आ रहा होगा। तो जो चीज़ माइक्रो में हमको ठीक लग रही है, लेकिन मैक्रो में हमको ठीक नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि अल्कोहल की सेल पर, अल्कोहल की ज़्यादा सेल होने पर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट चाहती है कि अल्कोहल थोड़ा कम बिके कंट्री में, है ना। वो उसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर दी, उसके बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, पर वो ये तो पक्का चाहती है कि अल्कोहल कम बिके कंट्री में। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? देखिए, गवर्नमेंट अल्कोहल की सेल पे बहुत भारी भारी टैक्स लगाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, सिगरेट जो इनको बोलते हैं सिन गुड्स, मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, अल्कोहल है, सिगरेट है, और टबाको प्रोडक्ट्स आते हैं, गुटखा वगैरह ऐसे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी सेल कम हो। क्यों? क्योंकि ये लोगों की हेल्थ को खराब करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को पूरी तरह से बैन नहीं करती, उसके बहुत सारे कारण हैं आर्ग्यूबल, लेकिन उसके बैन करने की बजाय उनकी सेल को कम गवर्नमेंट कर पाती है। क्या करके? उन पे हैवी हैवी टैक्सेस लगा करके। आप देखिए ना, मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पता, जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको ठीक से पता होगा। मेरे ख्याल से एक जो सिगरेट का जो पैकेट आता है, 100 रुपये से ऊपर का आता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उसकी कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बहुत ही कम होती है। मतलब हार्डली यू वुड वंडर कि एक सिगरेट का जो पैकेट है वो 10 रुपये से कम में बन जाएगा। फिर भी वो इतना महंगा बिकता है क्योंकि उस पर इतने टैक्सेस लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने जानबूझ करके, ताकि सिगरेट थोड़ा सा कम बिके, लोग उसको कम कंज्यूम करें और कम बीमार पड़े। जो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक लग रहा था, बड़ा प्रॉफिट का बिजनेस है जी, कर लो, मजा आएगा, खूब प्रॉफिट, खूब पैसे कमाएंगे, तो वो हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो गवर्नमेंट को, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के एंगल से हम देखें तो वो एक बैड आइडिया है, ऐसा हो सकता है। तो ये पैराडॉक्स हुआ, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। कंज्यूमर हाउस वांट टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर। ये वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या? कि कंज्यूमर क्या चाहता है कि मैं खर्चा कम करूं, सेविंग ज़्यादा कर लूं, कम से कम खर्च में घर में काम चला लूं, और फ्यूचर के जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अनसीन, है ना, मतलब उनको बोलते हैं कंटिजेंसीज, कि हमको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या मुसीबत आ जाए, तो उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना ज़्यादा सेविंग कर लें वो अच्छा है, ऐसा माना जाता है। जबकि ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि सेविंग करो, अच्छी बात है, कंज्यूम, खर्चा कम करो, हाँ, और सेविंग ज़्यादा करो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको सपोर्ट करता है। बट दिस इज बैड फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इफ द कंज्यूमर विल सेव मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल फॉल इन द मार्केट। अगर कंज्यूमर सेविंग ज़्यादा करने में लग जाएगा, खर्चा कम करेगा, तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी ना चीज़ों की। वो जब खर्चा ही नहीं करा तो फिर डिमांड भी कम होगी। तो इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर्स विल रन इनटू लॉसेस। जो चीज़ों को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस हो जाएगा, उनका सामान नहीं बिकेगा। एंड दे विल नॉट इन्वेस्ट मोर। जब उनका सामान बिकना कम हो जाएगा तो वो फिर नई फैक्ट्रीज क्यों लगाएंगे और बड़ी मशीनें क्यों खरीदेंगे, है ना। जब जो पहले से ही फैक्ट्री है उनके पास, जो पहले से ही मशीनें हैं, उनसे बनाया हुआ सामान ही नहीं पूरा बिक पा रहा, तो नया वो तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो नया एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, है ना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बुरा है। जो चीज़ माइक्रो में ठीक लग रही थी वो मैक्रो में बेकार लग रही है हमें। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, पैराडॉक्स है।
एक और एग्जांपल है लास्ट, देखिए इसमें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड गुड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक जो हमने ये 2 पॉइंट पढ़े थे, ये दोनों पॉइंट इस बारे में थे कि माइक्रो में तो अच्छा लग रहा है लेकिन मैक्रो में खराब लग रहा है। करेक्ट, ऐसा ही है ना, देखिए। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट में उल्टा है इसका। जो चीज हमको मैक्रो में सही लग रही है अब वो माइक्रो में खराब लग रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उनका एक पर्पस होता है कि कंट्री में ना जो इनकम की इनइक्वालिटी है, आय की असमानता बोलते हैं हिंदी में, जो इनकम का इनइक्वालिटी है वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर तो बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके मतलब अमीर को थोड़ा सा कम अमीर करो ज़्यादा टैक्स लगा करके, और गरीब की इनकम बढ़ाओ, उसको फ्री राशन दे करके, पेंशन दे करके, उसको स्कॉलरशिप दे करके, इस तरह से फ्री ट्रेनिंग दे करके। तो गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी पॉलिसीज होती हैं। आपने देखा होगा ना, इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे थोड़ा टाइम के बाद कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि अमीर पे जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा लगता है और गरीब पर परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता ही नहीं है। जो थोड़ा पैसे वाला है उस पर थोड़ा टैक्स होता है परसेंटेज में, और ज़्यादा इनकम है तो थोड़ा और परसेंटेज बढ़ जाएगा, और ज़्यादा इनकम है तो और परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा। इस तरह से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि यार अमीर की इनकम कम करने की कोशिश की जा रही है और गरीब की इनकम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है कि यार लोगों की इनकम थोड़ा समान लेवल पे, इक्वल लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़ा बुरा है। अमीर को अच्छा लगेगा क्या, ऐसा बताओ आप। माना कि गरीब को तो अच्छा लगेगा कि यार मेरी इनकम बढ़ रही है, अच्छी बात है, पर जो अमीर है जिसने मेहनत से पैसा कमाया है और वो अच्छा गरीब तो दे रहा है 10% टैक्स और अमीर दे रहा है 30% टैक्स, तो अमीर को खराब लगा ना। एक इंडिविजुअल पर्सन को जो रिच है, जो एक माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट है, उसको खराब लगेगा कि यार मुझे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, ये लोग मुझे गरीब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ मैक्रो में ठीक है वो माइक्रो में खराब लग रही है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो जो आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो पैराडॉक्स बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपको लर्न करना है और समझना है इस पॉइंट को। तो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसका टॉपिक नंबर है 1.2। आप इस चैप्टर का जो एग्ज़ाम सीरीज़ है उसको ज़रूर देखिए। इस सीरीज़ को देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम्स को अटेंड करने में। जो है ना, हमने हमने क्या किया हुआ है कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस सीरीज़ में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, जो क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, या आपका मान लीजिए क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट में आपने कुछ आंसर लिखा, टीचर ने वो कट कर दिया, आपको लगा कि यार मैंने ठीक लिखा था, ये टीचर ने कट क्यों कर दिया, तो आप उसका फ़ोटो खींचिए और टेलीग्राम पे आप मेरे को भेज दीजिए। उससे हम आपको बता पाएंगे कि आपकी गलती कहाँ पर थी। हम ये तो नहीं कह सकते कि टीचर की गलती थी, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक थी, या तो आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया और आपने जो 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 आपने गलत क्वेश्चन समझा आपने उसके हिसाब से तो आंसर ठीक किया, पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसके हिसाब से वो गलत है, इसलिए टीचर ने क्रॉस कर दिया। तो ऐसी क्या था जो आप समझ नहीं पाए। तो ऐसी सिमिलर चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और टाइम टू टाइम आप अपने डाउट्स वहाँ पर डाल सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन करके देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, आप उनमें अपने कमेंट्स डालिए। आपको इसमें और क्या चीज़ जो है समझने की इच्छा है, या आपको क्या अच्छा लगा इस टॉपिक के बारे में, और या आपके क्या डाउट्स लगे वो भी डाल सकते हैं कमेंट्स में। और इसी के साथ फिर हम मिलते हैं आपसे टॉपिक नंबर 1.2 बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।